because
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। ठीक है, बहुत लोग आए नहीं अभी तक, 2 मिनट वेट करते हैं। तब तक जो डाउट है किसी को भी पूछो। किसी को जो भी डाउट है फ्रॉम लास्ट क्लास प्लीज पूछना स्टार्ट करो। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, कोई बताओ तो मुझे एक बार। बोलो एग्जैक्टली कहाँ छोड़ा था आपने लास्ट क्लास, बताओ बताओ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या? यस सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किया था इलेक्ट्रॉनिक कहाँ तक पहुंच गया था हम लोग? सर। द डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, सब लोग आने दो सर। आज हम बात करेंगे फराडे का लॉ का। सब लोग आने दो। तब तक जो डाउट है किसी को लास्ट क्लास प्लीज पूछो। अरे बोल रहा हूँ पूछने की पूछो। कोई डाउट नहीं किसी को भी? तो बताना क्या क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को, तो आगे बढ़े। यस सर। यस ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था, एक बार जल्दी इसमें रिवाइज कर लो। सर डिस्चार्ज पोटेंशियल। हाँ वो तो पता है मुझे, उससे पहले का हमने क्या दिया था 23 बच्चा बच्चा कम है क्या, वो बच्चा लोग तो बॉर्डर हो गए। एग्जाम चल रहा है क्या पूरे स्कूल? एग्जाम चल रहा है क्या कुछ? नो सर। नो सर। बच्चा कम क्यों है? ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, तुम लोगों को याद होगा। हमने गैल्वेनिक सेल को खत्म किया था, बात किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर क्या होगा, एक ही चैम्बर प्रेजेंट होता है, और जहां पे तुम जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट होगा वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू द कैटायन एंड द एनायन, यानी कि नेगेटिव चार्ज और क्या पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर जाके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और इसी पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, राइट। और मैंने बताया था जिस पोटेंशियल से या जब वो डिस्चार्ज होगा तो उसका जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया था। आज जो स्टार्ट करने वाले फराडे का फर्स्ट लॉ, यानी कि हमारा टॉपिक क्या है इसका, डालो हेडिंग दिस फराडेज फर्स्ट लॉ, या फिर तुम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे भी बोल सकते हो। वापस से रिमाइंड करा दूं कि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, सीखना इंपॉर्टेंट है, सीखते चलो, ठीक है। इसको बोलते हैं फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बोलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फराडे ने बहुत सारे लॉ बनाए। तो ये जो लॉ पढ़ रहे हैं फराडे का, इट इज द लॉ ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। फराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके 2 लॉ है, पहला इज द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड इज द सेकंड लॉ। इन दोनों लॉ को पढ़ेंगे, इनके अंदर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज लिखना स्टार्ट करो, लिखो।
According to the first law of Faraday, write down. According to the first law of Faraday, according to the first law of Faraday, the amount of substance deposited, the amount of substance deposited or discharged, the amount of substance deposited or discharged at electrode, the amount of substance deposited or discharged at electrode is directly proportional to the amount of charge, is directly proportional to the amount of charge, is directly proportional to the amount of charge passed through the solution. The amount of charge passed through the solution. The amount of charge passed through the solution. ब्रैकेट में लिखोगे मेल्ट और एक्वस, ब्रैकेट में लिखोगे मेल्ट और एक्वस, ब्रैकेट में लिखोगे मेल्ट और एक्वस। मेल्ट का मतलब क्या, मोल्टन फॉर्म में होना, और एक्वस का मतलब क्या, एक्वस फॉर्म में। लिख लिया सभी ने? ठीक है तो बोलो, समझा रहा हूं उसको मैं। लिख लिया? बहुत। तो फराडे क्या बोलता है, बात तो समझना। फराडे ये बोलता है बहुत ही सिंपल भाषा में कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मान लो इसके अंदर क्या है, NaCl प्रेजेंट है, बढ़िया बात है। यहाँ पे हमने लगा दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक हमारा है एनोड, एक हमारा क्या है कैथोड। यहाँ पे एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है क्या, नेगेटिव। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, चार्ज को पास करेंगे। फराडे बोलता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये NaCl क्या होगा, ये NaCl डिवाइड होगा Na+Cl माइनस पे। फराडे ये बोलता है कि इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में कितना Na डिपॉजिट होगा, कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, या फिर इस पॉजिटिव चार्ज में कितना क्लोरीन डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करेगा कि तुमने कितना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास किया है, कितना चार्ज तुमने पास किया है। अगर तुम अमाउंट ऑफ चार्ज को बढ़ाते चले जाओगे तो सब्सटेंस जो यहाँ पे डिपॉजिट होगा वो सब्सटेंस भी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट कर देगा। रेडी ना पॉइंट? यस सर। समझाया को लॉजिक क्या है, वापस समझाता हूँ। लॉजिक ये बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, that will depend on the amount of charge you are passing through the electrolytic cell. अगर तुम यहाँ पे ज्यादा करंट को पास करोगे तो अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, कम करंट को पास करोगे तो अमाउंट क्या होगा, कम डिपॉजिट होगा। यानी सिंपल भाषा में समझा दूं मैं तुमको, ये बोलना चाह रहा है कि W का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q होगा। ये Q का मतलब क्या है, इस Q का मतलब होता है चार्ज। क्या होगी का मतलब, Q का मतलब क्या है, चार्ज है। तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q। इसके ऊपर डिपेंड होगा, Q के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अरे यार क्यों क्लास चल रहा है। बोलो ये बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट की नहीं समझ में आया? वैसा आ गया। आ गया ना, ठीक है बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ, वापस से देखो यहाँ पे ध्यान से। हमने बोला कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज हो, कि तुम कितना चार्ज सप्लाई कर रहे हो उतना ही अमाउंट डिपॉजिट हो जाए, सिंपल सा लॉजिक। इसका मतलब ये बढ़ाओगे, इसको बढ़ाना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन।
तुम लोग अभी तक मैथ्स करते हो, फिजिक्स करते हो, इतना आइडिया तो लग गया होगा कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमारा होता है दैट इज कॉल्ड z। क्या कांस्टेंट है हमारा, z होता है। और ये z को हम लोग क्या बोलते हैं, z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं सब लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ द आयंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द आयंस, किसी भी आयंस का ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और इस Z का जो वैल्यू होता है वो ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ Z विल बी इक्वल टू होगा E डिवाइडेड बाई 96500। इस E का मतलब क्या है, इस E का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास। क्या होगा बेटा E का मतलब, E का मतलब होगा इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, आई थिंक तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। इसको बोलते हैं लोग इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, तो Z विल बी इक्वल टू क्या होगा, E बाई 96500। क्या तुम लोगों को याद है हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास, नहीं पता? देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइड बाय होगा यहाँ पे n फैक्टर। n फैक्टर निकालना तुम लोग को सिखाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, मोलर मास बाय क्या होगा, n फैक्टर के बराबर होगा। तो z के जगह पे क्या कर दो, इस वैल्यू को पुट कर दो, तो क्या निकल के आएगा, w विल बी इक्वल टू e डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया बेटा, q आ गया। अब तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है, मुझे बताओ q का मतलब क्या, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, इक्वल टू क्या, कुछ याद नहीं है, करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता है, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। कितना करंट पास करते हो और कितना देर तक पास करते हो, होता है कि नहीं होता है। यस सर। Yes, sir. ऐसा होगा तुम लोग का। तो यहाँ पे W विल बी इक्वल टू क्या होगा, E के जगह पे तो E आ जाएगा, इस Q के जगह पे क्या आएगा, I मल्टीप्लाइड बाय T होल डिवाइड बाय कितना आ गया 96500। तो ये हमारा क्या बन गया, तुम्हारा ये ग्राम में होगा क्योंकि हम मास निकाल रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड विल बी इक्वल टू क्या होगा, E का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मास, I का मतलब क्या है, करंट, T का मतलब क्या है, टाइम, और नीचे क्या है, फराडे 96500 कूलम। ठीक है ना, मैं लिख दूं इनका मतलब, E का मतलब है इक्विवेलेंट मास, ये I का मतलब होता है करंट, करंट क्या में, एम्पेयर में। इस T का मतलब क्या है, टाइम, टाइम क्या में, सेकंड में, और बाकी तुमको पता ही है सब कुछ है ना। अब देखो फर्दर, मैंने अभी बताया कि इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो क्या मैं ऐसे कर दूं क्या, इस E को मैं यहाँ पे m बाई n लिख सकता हूँ क्या, बोलो तो। इस n को मैं n फैक्टर लिख दूं, n का मतलब हो गया मोलर मास, और नीचे मैंने लिख दिया n फैक्टर, लिख सकता हूँ। यस सर। तो प्रॉब्लम किसी को नो सर। नहीं, प्रॉब्लम बहुत अच्छा। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लेके आ जाऊं तो क्या मैं एक नया फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ क्या, और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। यस सर। फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे W आ गया, इस E के जगह पे क्या लिखूंगा, मोलर मास बाय n फैक्टर। तो मोलर मास ऊपर आ जाएगा, m हो गया, मल्टीप्लाइड बाय I हो गया, मल्टीप्लाइड बाय T हो गया, होल डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 96500। तो तुम्हारा काम थोड़ा और इजी हो गया कि तुम इसको और इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते। अब इसको मैं और इजी करता हूं, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। क्यों ना और एक फॉर्मूला बनाया जाए, कैसे, देखो ये W तो है ही हमारे पास, गिवन मास, ये मोलर मास को नीचे लेके आ जाए, तो गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास Number of moles. Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी n है ना, देखिए मोल निकल गया n, तो मोल निकल गया, तो ये होगा I इंटू टी होल डिवाइड बाई n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई 96500। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। यानी कहीं पे भी अगर तुमको किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो वॉल्यूम निकालने को बोल दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने को बोल दिया, मोल निकालने को बोल दिया,
तो उस केस में हम इस फॉर्मूला को यूज करके भी अपने आंसर को निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. है ना, मेन फॉर्मूला तो यही होगा, मेन फॉर्मूला यही है। इन सबको हमने मॉडिफाई कर करके लिखा है, तुम इनको यूज कर सकते हो अगर तुमको जरूरत पड़ा। ठीक है, लिख लो। इसको लिखो और बताओ कोई डाउट है इसमें किसी को? एन फैक्टर तो निकाल लोगे तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मेनली रिएक्शन को यूज करना है। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर क्या होगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, दैट विल बी एन फैक्टर। यानी अगर मुझे यहाँ पे सोडियम का बात किया जाए, मुझे बोला जाए कि सोडियम जो है वो सोडियम जो है मान लो कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है। कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? कैथोड में। तो रिएक्शन कैसा होगा? तो सोडियम के साथ क्या होगा? कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? ये Na+ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। अगर मुझे बोला जाए कि Na जो है वो एनोड में डिपॉजिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो बोलूंगा कि Na जो है Na++ एक इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। तो इन बोथ द केस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है वो कितना है? एक है कि नहीं? दोनों ही केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहा है वो कितना एक्सचेंज हो रहा है बताओ? एक। एक। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि एन फैक्टर क्या होगा? 1। तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, इसका एन फैक्टर निकालना। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ठीक है सर पूछो। सर वो लास्ट फॉर्मूला में W/m इक्वल टू क्या लिखा है वो? मोल 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 ब्रैकेट में लिखा है एन। अगर हो गया तो हम क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करें क्या? नो Yes, सर sir. थोड़ा रुका है। Yes, sir. तो रुकना है, रुक जाओ। हो गया तो बोलना, क्वेश्चन रेडी है मेरे पास। सर हो गया। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। 96.5 एम्पेयर करंट, 96.5 एम्पेयर करंट, 96.5 एम्पेयर करंट is passed 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 for 1000 second, passed for 1000 second, 1000 second, 1000 second। रिपीट कर रहा हूं, 96.5 एम्पेयर करंट is passed for 1000 second, for 1000 second through different electrolytic solution, through different electrolytic solution, through different electrolytic solution of molten NaCl, of molten NaCl, comma MgCl2, comma molten NaCl, comma MgCl2, comma Al2O3, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो मोलर मास ऑफ Na इक्वल टू 23, मोलर मास ऑफ Na इक्वल टू 23, Mg इक्वल टू 24, Al इक्वल टू 27, Al इक्वल टू 27। क्वेश्चन ये है, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में,
calculate the mass of calculate the mass of calculate the mass of Na mg Al deposited at cathode deposited at cathode. क्वेश्चन पढ़ रहा हूं वापस से, क्रॉस से कर लेना. 96.5 एम्पेयर करंट is passed for 1000 seconds through different electrolytic solution of molten NaCl, molten MgCl2, molten Al2O3. Molar mass of Na 23, Mg 24, Al 27. Calculate the mass of Na, Mg and Al deposited at cathode. कैथोड में कितना डिपॉजिट होगा ये तुमको निकालना है. चलो ट्राई करो. Sir, सॉरी मेरा माइक म्यूट में बोल रहा हूँ. बोलो माइक म्यूट है. बोलो. sir, 23 grams, 12 grams or 9 grams. हाँ, किसका निकला नाम बताओ. Sir, Ankush. अंकुश. बहुत ठीक है, बहुत अच्छा. बाकी लोग देखते हैं, एक बार जल्दी करो, सबको बताना, जल्दी करो.
क्या बाकी लोग रेडी क्या किसी का भी? बाकी किसी का सर सेम आ रहा है सर। Same है sir. मतलब बोलो ना, लोग बोलते नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं समझ, लोग बोलने में इतना क्यों, मतलब क्या टैक्स लगता है क्या? हाँ, तुमने कहना बोलने तो के गवर्नमेंट ने जीएसटी उसे लगाया क्या? मुझे लगता है कि तुम लोग का बोलने के ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, लगता है हाईएस्ट जीएसटी 18% अभी है, बट तुम लोग बोलोगे तो गवर्नमेंट ने 36% लगा दिया। कोई नहीं बोलता तो बिंदास बोलते, क्या करते हो क्लास में आओ मत, तुम लोग सोच रहे हो घर में आना, क्या फायदा क्लास में? समझ में नहीं आता मुझे, मतलब ब्लैंक लगता है कि पता है क्या पढ़ा रहा हूँ, रॉबोट को पढ़ा रहा हूँ। रॉबोट को पढ़ाएगा तब भी लगता है तुम लोग रेस्पॉन्ड कर देगा एट लास्ट। इन लोग तो भाई अलग ही दुनिया, अलग मिट्टी से बनाए तुम लोग, तो कोई मतलब नहीं होता, बाढ़ में जाए इधर बकरा भगो मर जाओ। नो देखो सर। यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, हमको क्वेश्चन के अंदर बहुत क्लियरली बोला है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड, क्या क्या डिपॉजिट करना है, Na को डिपॉजिट होना है, Mg को डिपॉजिट होना है और Al को डिपॉजिट। अब कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब कैथोड पे रिडक्शन होगा तो Na प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेनली हम लोग को निकालना है इनका एन फैक्टर, कितना होता है एन फैक्टर इसका 1, एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है 1। यहाँ पे क्या होगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या में कन्वर्ट होगा Mg। तो यहाँ पे बात किया जाए एन फैक्टर का, वो कितना होगा 2 होगा। Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा 3 हो जाएगा, खत्म। हमने इन सब का क्या निकाल लिया, एन फैक्टर निकाल लिया। अब मुझे पूछा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, बेटर है ये फॉर्मूला लगा दो, एन फैक्टर आ चुका है तुम्हारे पास। तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे, सोडियम के लिए। तो W ऑफ सोडियम कितना होगा, मोलर मास कितना होगा सोडियम का 23, करंट कितना बोला है 96.5, कितना सेकंड के लिए 1000 सेकंड, डिवाइड बाय क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 96500। इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। अगर देखोगे इस पॉइंट को हटा दोगे तो यहाँ पे और एक 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया कट गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कटा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 23 आ गया। वहां पे नेक्स्ट वाले में करोगे तो वहां पे बस क्या चेंज आएगा, अगर मैं W ऑफ Mg को निकाल लूं तो ये 23 के जगह पे कितना आएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 96.5, यही आएगा मल्टीप्लाइड बाय कितना है यहाँ पे 1000, होल डिवाइड बाय क्या आएगा 1 के जगह पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500। ये तो है और कुछ है नहीं, आप इसको हटा दोगे तो यहाँ पे और एक 0 10 आ जाएगा आपको, इससे ये कटा इससे ये कटा इससे काटा तो 12 आ गया। तो W ऑफ Mg कितना आ गया 12 आ गया। और सेकंड का जो है लास्ट का जो आंसर आएगा W ऑफ एल्यूमिनियम, वहां पे क्या चेंज आएगा, सब कुछ ठीक होगा, खाली एल्यूमिनियम की जगह पे 27/3 आ जाएगा, काटोगे तो 9 टाइम्स, तो इसका मास कितना होगा 9 ग्राम हो जाएगा, 9 ग्राम 12 ग्राम 23 ग्राम, ये निकला सबका। Yes sir. और शांत दल क्या है तुम लोग खबर खबर, शांत को तो मान गया तुम लोग, तो मतलब तुम लोग को मैं नोबेल प्राइज दूंगा इस बार। नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, पत्थर बोलेगा येलो नहीं बोलेगा, ठीक है ठीक। चलो बढ़िया बात, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग गाली देगा अपना एनर्जी काहे लॉस करे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोलूं, यस सर। Yes sir. तो क्वेश्चन लिखो 96.5 एम्पियर, मैं वैल्यूज को थोड़ा इजी दे रहा हूं ताकि निकल जाए जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। 96.5 एम्पियर current is passed for 1000 second, for 1000 second through a dilute sulfuric acid solution, through a dilute sulfuric acid solution, through a dilute sulfuric acid solution, ठीक है ना। आगे लिखो, कैलकुलेट द
calculate the volume of the gas, calculate the volume of the gas, calculate the volume of the gas, volume of the gas, calculate the volume of the gas, volume of the gas released at cathode, released at cathode. Calculate the volume of the gas released at cathode at STP, at STP. STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP पता नहीं हो क्या है? निकालो। यस निकला किसी का? Sir, 98. 98 इसका निकला? इसका निकला नाम बताओ। Sir, गलत है शायद। अरे गलत से निकला है नाम बताओ। सच्ची में क्या? ठीक है। जल्दी बताओ भाई, हो रहा है तो हो रहा है बोलो, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा बोलो, तो मैं बता दूंगा कुछ करो। सर मेरा भी 98 आ रहा है। ठीक है।
98 आ रहा है। और कोई और किसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir, 44.8. 44 चलो फिर मैं बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने करंट को पास कर दिया। इसके अंदर करंट पास किया, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर करंट पास किया। पूछा ये जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जब तुम करंट को पास करोगे तो कैथोड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ गैस जो है वो रिलीज होगा, डिपॉजिट होगा, ये निकाल। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है, यहाँ पे बोला गया एक्वस सोल्यूशन। क्या बोला गया? एक्वस। एसिड है तो एक्वस ही होगा, मोल्टेन तो होगा नहीं, एक्वस के फॉर्म में हो। एक्वस का मतलब क्या है? यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करोगे तब भी 2H+ निकलेगा और इसको ब्रेक डाउन करोगे तब भी H+ निकलेगा। तो यानी अल्टीमेटली कैथोड के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस ही डिपॉजिट होगा। बोल होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। अल्टीमेटली तुम कोई भी, मुझे नहीं पता इसका एसआरपी ज्यादा कि अब दोनों हाइड्रोजन ही है, अब दोनों का एसआरपी सेम है तो दोनों डिपॉजिट होगा। हाइड्रोजन गैस है, कोई भी डिपॉजिट हो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगा तो कैथोड के अंदर होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? H+ प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या में कन्वर्ट होगा? H2 गैस में कन्वर्ट होगा। अब बैलेंस करना है, बात समझ। जब भी हमको ये बोला जाएगा कि हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगा तो हाइड्रोजन गैस अपने नॉर्मल फॉर्म में होगा, यानी H2 के फॉर्म में। तुम इसको बैलेंस नहीं करोगे। थर्मोकेमिस्ट्री क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स मैंने सिखाया हुआ है वहां। जब भी कोई सब्सटेंस बनेगा उस सब्सटेंस का 1 मोल ही बनना चाहिए, 1 मोल से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, कम नहीं बनना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे सर बैलेंस करने का 2 तरीका है, या तो यहाँ पे हाफ लगा दो तभी तो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बात समझ। अगर मैंने इसको हाफ लगा के बैलेंस कर दिया तो एन फैक्टर हमारा 1 आएगा। लेकिन अगर मैंने इसको हाफ नहीं लगा के यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा दिया तो एन फैक्टर हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। इससे जमीन और आसमान का डिफरेंस निकल जाएगा रिजल्ट में। अरे वेरी द पॉइंट। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर, आ रहे सर। लेकिन ध्यान रखना कि जब तुम इसको बैलेंस करोगे यहाँ पे तुम हाफ नहीं लगा सकते, क्योंकि बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगा तो हाइड्रोजन गैस का 1 मोल को डिपॉजिट होना ही पड़ेगा। लेस देन 1 मोल डिपॉजिट नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पे एन फैक्टर 1 नहीं होगा, 2 होगा। हो गया? क्योंकि मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम तभी निकलेगा जब मैं पहले क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। जब तक मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालूंगा वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। तो मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय क्या है? एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्या? 96500। तो करंट मुझे बोला गया है 96.5। टाइम कितना बोला गया बताओ? कितना सेकंड बोला? 1000 सेकंड। तो टाइम यहाँ बोला 1000 सेकंड और डिवाइड बाय एन फैक्टर मेरा 2 है और नीचे हमारे पास है 96500। ये पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 10, ये फिर कटेगा, ये पूरा कटा, तो ये निकल के आ गया हाफ मोल। क्या निकल गया बेटा? हाफ मोल निकल गया। मुझे पता है कि अगर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है किस कंडीशन में? एसटीपी कंडीशन में। तो एट एसटीपी हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो लॉ। एसटीपी कंडीशन में हर मोल ऑफ सब्सटेंस
every mole of substance will contain 22.4 लीटर वॉल्यूम। कितना कंटेन करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो हाफ मोल भी कितना कंटेन करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करेगा, जो कि निकल के कितना आएगा? 11.2 लीटर। तो 11 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्या H2 जो होगा वो डिपॉजिट होगा कहां पे? कैथोड। जैसे क्लियर ना? क्लियर? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। जल्दी लिखो, होगा तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। सर वो एट एसटीपी वाला फिर से समझा दीजिए ना। देखो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एसटीपी जो है ना, एसटीपी तुम ये समझो कि जब भी हम लोग को ये वर्ड यूज करेगा एसटीपी, तो वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन होता है कि किसी भी चीज का, कोई भी गैस का वन मोल ऑफ एनी गैस विल कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम। कहां पे? एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन में किसी भी गैस का वन मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। इतना ही करेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, यस सर। एसटीपी नया तो नहीं है तुम लोग के लिए? तुमने पढ़ा है क्या पहले एसटीपी कभी, कि पहली बार पढ़ रहे हो क्या एसटीपी तुम लोग? नहीं सर पढ़ा था, वो मतलब स्किप हो गया था। पढ़ा, स्किप हो गया? तुम लोग ना जल्दी से क्लास 12 का कोर्स खत्म करो, 11 पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, 11 में तो मतलब ज्यादा खराब हो तुम लोगों का। आगे बढ़े। तो ये हमने खत्म कर दिया फैराडे का फर्स्ट लॉ। और भी है इसके अंदर पढ़ने के लिए, पर नहीं पढ़ाऊंगा, लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है इसे पढ़ने के लिए। जल्दी से खत्म करना मेरा काम है, खत्म करते हैं। तो मैं इफिशिएंसी पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, ये एग्जाम में आएगा नहीं। तुम लोग ना रेस्पॉन्ड करते हो, ना कुछ बोलते हो, ना कुछ है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तुम लोग का जैसा बैच को पढ़ाना हर किसी का ड्रीम है, पता है कि नहीं? हाँ, तुम लोग वाला बैच को पढ़ाना हर टीचर का ड्रीम होगा। हर नया टीचर का तो ड्रीम होगा ही होगा, क्योंकि कोई पूछता नहीं है, बिंदास है। तो टीचर भी बिंदास है, कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है। हेलो हेलो। यस सर। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करें सेकंड लॉ ऑफ प्लीज आलो हेडिंग सेकंड लॉ ऑफ। एक क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे को कहां पे अप्लाई करना, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को कहां पे अप्लाई करना। तो बात समझना, सुनना। जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे होता है
that is only applicable for the single electrolytic cell. फिर सुनो, फर्स्ट लॉ फराडे जो होता है, पहला लॉ फराडे का, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है किसके अंदर, क्या बताया मैंने, एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के, सिंगल चैम्बर है, एक सोल्यूशन है, तो वहां पे जो लॉ अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, फराडे का फर्स्ट लॉ होगा। है तो लॉ में दोनों सेम ही लॉ है, खास डिफरेंस नहीं है दोनों लॉ के अंदर, बट फराडे का पहला लॉ अप्लाई होता है सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, और फराडे का जो सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ अप्लाई होगा जब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जब सीरीज में कनेक्टेड होता है, क्या में होगा कनेक्टेड, सीरीज में, when more than one electrolytic solution is connected in series, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, फराडे का सेकंड लॉ को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बताओ, फराडे का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है ना, सेकंड लॉ को यूज करें। क्या होता है सेकंड लॉ, देखो, मान लो एक बीकर हमारे पास लाइक दिस, इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ये नहीं पता क्या प्रेजेंट है, कोई प्रेजेंट, दूसरा मान लो, तीसरा, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। यहां मान लो हमने लगा दिया कैथोड, यहां मान लो हमने लगा दिया कैथोड, ये सीरीज में है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे और यहां पे करंट सप्लाई कर दिया, तो जब तुम इसके अंदर करंट सप्लाई करोगे ना, तो फराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, क्योंकि क्या में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है कि इस ए का जो भी मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा, नॉट मास एग्जैक्टली, नॉट मास नहीं, ए का जो इक्विवेलेंट, यानी कि फराडे ये बोलता है कि ऑन सप्लाई सम करंट आई, जब एक करंट आई को सप्लाई करोगे, वोल्टेज भी सप्लाई करोगे, तो इसके अंदर क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ ए डिपॉजिट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, सी हो जाएगा। ए का इक्विवेलेंट, बी का इक्विवेलेंट, सी का, इन तीनों के अंदर जो मास डिपॉजिट होगा उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, नॉट एक्जेक्टली मास, इनका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। तो गिवन मास किसका, ऑफ ए, नीचे क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, यहाँ पे होगा तुम्हारा गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या, बी, यहाँ पे क्या होगा, गिवन मास ऑफ सी डिवाइड बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या होगा, सी होगा, ये यहाँ पे डिपॉजिट होगा, क्या होगा, डिपॉजिट। हाँ सर आपने तो मोलर मास बाय एन फैक्टर बोला था ना, वो उसका इक्विवेलेंट मास है, ये ओनली इक्विवेलेंट है, ये भी क्लास 11 में था, ठीक है, घर पे पढ़ना एक बार, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को प्लीज पढ़ो। यहां पे लिखा मैंने इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है फिर से क्या, मोलर मास बाय एन फैक्टर, क्या होगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है ज्योतिमोहन, यस सर, ठीक है। अब देखो गिवन मास को हम लिखेंगे W, तो WA डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास को क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास जो होता है दैट इज मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिवन मास ऑफ ए डिवाइड बाय क्या होगा, मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाय क्या होगा, एन फैक्टर ऑफ ए विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ बी whole divide by molar mass of B divide by n factor of B will be equal to given mass of C divide by molar mass of C divide by यहाँ पे होगा n factor of C। अब इसको फिर ठीक ठाक करोगे तो ये निकल के आएगा WA multiplied by n factor divide by क्या, molar mass of A, molar mass of क्या A, this will be equal to क्या होगा, given mass of B
मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ b डिवाइड बाय क्या होगा, मोलर मास ऑफ b विल बी इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास ऑफ c मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, n फैक्टर ऑफ c डिवाइड बाय क्या होगा, मोलर मास ऑफ c। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, इनका फॉर्मूला निकल के। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? कुछ नहीं है, सिंपल चीज है। खाली यही ध्यान रखना कि जब भी हमको एग्जाम के अंदर कहीं पे भी अंदर अगर आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है सीरीज में है, क्या में है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है ये सुनते ही तुम्हारा काम क्या है, फराडे का सेकंड लॉ का अप्लाई करना। और अगर ये नहीं बोलता है सीरीज में है नहीं, कुछ नहीं बोलता है, तो बिंदास तुम क्या करोगे, फराडे का फर्स्ट लॉ का अप्लाई। ठीक है, तो प्लीज लिखो उसको। सर हो गया। सबको हो गया? नो सर। Yes, sir. No, sir. इसका नहीं वो लिखो। वे तो बोल रहे हैं गर्मी है भाई। सर हो गया। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा जल्दी से और आगे बढ़ते हैं जल्दी करो। क्वेश्चन लिखो, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। ओके, इसका डेफिनेशन लिखना है क्या थोड़ा सा, कि क्या करूं, लिखाऊं ना लिखाऊं? सर समझ में आ गया। आ गया? सर हो जाएगा सर। चलो, अगर लिखाना तो बोल देना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करो, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, a current of 2 ampere, क्वेश्चन लिखो, a current of 2 ampere was passed through the solution, the current of 2 ampere is passed through the solution of copper sulfate, the solution of copper sulfate and AgNO3. A current of 2 ampere was passed through the solution of CuSO4 and AgNO3. CuSO4 and AgNO3 in series. If 0.635 gram, if 0.635 gram of copper is deposited, if copper 0.635 gram of copper is deposited
then calculate the mass of silver deposited. 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 निकालो. सर 2.16 ग्राम होगा क्या? 2 पॉइंट ठीक है देखते हैं. वही पे निकालो. ठीक है चलो. मैं निकालता. यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, एक है कॉपर सल्फेट का और एक AgNO3 का. ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है. देखो कॉपर का अगर तुम लोगों ने रिएक्शन निकाला होगा तो कॉपर का कुछ भी हो जाए यही चीज, चाहे वो एनोड में हो कैथोड में हो, फर्क नहीं पड़ता. कॉपर हमेशा Cu2+ बनाता है और Ag हमेशा Ag+ बनाता है. तो कॉपर के लिए एन फैक्टर 2 हो जाएगा, Ag के लिए एन फैक्टर कितना होगा 1 हो जाएगा. ठीक है, तो Ag का एन फैक्टर 1 होगा, 2 नहीं होगा. जैसे 2 लिया तो गलत लिया है, देख लेंगे. अब फॉर्मूला ये है गिवन मास. तो गिवन मास कितना बोला कॉपर का 0.65 का.
गिवन मास ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय कॉपर का n फैक्टर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर इट इज 63.5 इक्वल टू मुझे निकालना है हाउ मच मास ऑफ Ag विल डिपॉजिट। तो W ऑफ Ag मुझे निकालना है n फैक्टर 1 होगा और मोलर मास Ag का होता है 108। 108 by तो इसको कैंसिल करोगे 10 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ कैंसिल करोगे तो 1 2 3 ये और ये कट गया, ये और ये कटा, तो ये आएगा 2 बाई तुम्हारा आ गया 100 विल बी इक्वल टू W ऑफ Ag मल्टीप्लाई टू 108। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 108 इंटू 2 बाई 100 विल बी इक्वल टू W ऑफ Ag। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीधा 6 कैरी 1 1 216 बाई 100। 16 by 100 तो ये कितना आएगा 2.16 ना, ये आएगा 2.16 ग्राम ऑफ 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा। अर्पण का निकाला है क्या? हमारा सही निकाला। यस सर मैं निकाला था। वेरी गुड। चलो बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कुछ रेस्पॉन्ड कर दो यार, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रेस्पॉन्ड करने में कोई प्रॉब्लम? यस सर। रेस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना सा बच्चा क्लास रेस्पॉन्ड नहीं करता, तुम कैसा है बच्चा भाई? कैसे पढ़ाएगा तुमको टीचर, बोलो तो? हाँ कैसे पढ़ाएगा, मतलब खुद बताओ कैसे पढ़ाएगा तुम लोग? क्यों तुम लोग ऐसा, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोग? दुख है क्या जिंदगी में? ऐसा लगता है दर्द है, दर्द से गुजर रहे हो तुम? हाँ पढ़ाना है वेरी डिफिकल्ट, प्रेडिक्ट करके पढ़ाना पड़ता है, मैंने क्या सोच रहा होगा ऐसे प्रेडिक्ट करना पड़ता है। ठीक है चलो जो भी हो, तो होपफुली तुम लोग समझ में आ गया हाउ टू यूज द फैराडे सेकंड लॉ। यस सर इसका क्वेश्चन लगाना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन करोगे तो अच्छा है सर मतलब एंट्रेंस में आएगा इसके रिलेटेड? मतलब क्यों नहीं आएगा बताओ, क्यों नहीं आएगा बताओ, नहीं आने का रीजन क्या है? नहीं इतना लंबा लंबा आएगा क्या क्या ये कहाँ लंबा है? ये 10 सेकंड लगता नहीं, 10 सेकंड तुम लोगों को समझा रहा हूँ बोल के मैं इतना लंबा लंबा कर रहा हूँ, तो मुझे क्वेश्चन 10 सेकंड लगेगा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? एंट्रेंस में करने का स्टाइल थोड़ी है, तुम लोग क्या सीरियस नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मुझे तो मजा आएगा कराने में। तुम जो ढीला ढाला बन के आते हो क्या करेगा? जो इंटरेस्टेड बच्चा है उनका भी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ ढीला ढाला बच्चा। तो ये मैं बोल के नहीं, पता नहीं कोई बाकी टीचर कैसे पढ़ाता तुम लोग को, नहीं समझ में आता कैसे पढ़ाता वो टीचर को। इतना अनइंटरेस्टेड क्लास को कैसे कोई पढ़ाएगा यार? नॉट पॉसिबल। मतलब ठीक है इंटरेस्ट नहीं है, केमिस्ट्री मानता हो, नहीं समझ में आता है मानता हूँ, और थोड़ा तो इंटरेस्ट होगा 1% 2%। मुझे तो लगता है बच्चा क्लास में बैठते नहीं है, तो मुझे डाउट है पहले से। फिर मैंने सर को बोला सर वीडियो ऑन करा दो, फिर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। चलो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तुम लोग को मैं बताऊंगा नहीं क्या डिलीट हुआ क्या डिलीट नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ ये एग्जाम में डिलीट नहीं हुआ है, ये एग्जाम में आ सकता है, क्या आएगा? ठीक है, द टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके खत्म कर दूंगा, डी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इसको बोलते हैं, सर समझना ध्यान से, बहुत सिंपल सा मतलब समझना। यहाँ पे बात हो रहा है कंडक्टेंस का। कैसा कंडक्टेंस? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का बात। देखो हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक वायर है, क्या है हमारे पास? एक वायर, ये हमने एक वायर दी और मान लेते हैं कि इस वायर का जो लेंथ है ना, ये लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल। कितना लेंथ इसका? एल। इसका क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। और इसका जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, उस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। क्या मान लिया बताओ? ए मान लिया। करेक्ट? समझ में आता नहीं आता है? ठीक है, मान लिया। अब देखो क्लास 10 के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर था, वहां पे पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा, तुम लोगों को ये पक्का पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है।
इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये बनता है R इज L 1/A, और ये R को इक्वल लगा दिया जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट रॉ से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये बन जाता है R इक्वल टू रॉ L/A बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है जो प्रॉपर्टी का काम है करंट और फ्लो को अपोज करना। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट का जो कंडक्टेंस होगा, जो फ्लो होगा, उस फ्लो को रोकना, उस कंडक्टेंस को रोकना, फ्लो ऑफ करंट को रोकने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। बहुत अच्छा। अब एक बात समझो ध्यान से, ये तो है फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास वायर होगा, कंडक्टर होगा, ये होगा, वो होगा, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और फिजिक्स वाले कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बात होगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। किसका बात होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कैथोड लगा दो, यहाँ पे एनोड लगा दो, यहाँ पे करंट पास कर दो। हम इसका बात करेंगे यहाँ पे, इसके अंदर कोई एक सोल्यूशन कर दो। अब बात समझ लो, जब मैं एरिया का बात करूंगा, एरिया, तो यहाँ पे एरिया का मतलब होता है दिस एरिया ऑफ द क्या, क्रॉस सेक्शन। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसको हम एरिया बोलते हैं। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का बात करूंगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में एरिया बोलने का मतलब क्या है, द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या है एरिया का मतलब, एरिया ऑफ द क्या, बोलो, एरिया ऑफ द क्या, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का एरिया को हम लोग एरिया मान के चलते हैं, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पे जो एल होता है, लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। हमारे पास तो यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं है, तो लेंथ नहीं होगा, तो लेंथ यहाँ पे किसको मानेंगे, इसका लेंथ को लेंथ नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। इसका लेंथ को माना जाता है कि इन दोनों के बीच में, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, क्या कितना गैप है इनके बीच में, उस गैप को हम क्या मानते हैं, इसका लेंथ मानते हैं। याद रहेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना गैप है, वो हमारे लिए क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड होगा। और इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द क्या, इलेक्ट्रोड। उस एरिया को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। हाँ, डिफरेंस ये समझना कि यहाँ पे जब मैं लेंथ का बात करता हूँ, तो यहाँ पे लेंथ मीटर में होता है। क्या है, मीटर में। क्यों होता है भाई मीटर में, क्योंकि कंडक्टर का जब बात किया जाएगा तो कंडक्टर का लेंथ बड़ा बड़ा होता है, तो मीटर में होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इन दोनों के बीच का गैप होगा, उसको हमेशा सेंटीमीटर में लिया जाए। उसमें लिया जाएगा सेंटीमीटर। अब तुम बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है, मीटर में ले लो, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, खाली सुनने में बहुत छोटा लगेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमको पता है कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन अगर हम लोग हाईवे में जब बाहर के निकलते हैं, जब रोड में निकलते हैं, तो रोड में हमेशा किलोमीटर लिखा होता है। मीटर लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या कुछ? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं। बट मीटर लिखने से क्या होगा, वैल्यू बहुत बड़ा दिखेगा। इन द सेम वे यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको मीटर लिखूंगा तो वैल्यू बहुत छोटा दिखेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो लेंथ का वैल्यू होगा, दैट वैल्यू विल बी इन सेंटीमीटर। क्या में होगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्लियर है बात? यस सर। Yes, बोलो। बाकी जो रेजिस्टेंस है, जो एरिया है, जो भी है, सब कुछ सेम होगा। डिफरेंस जो तुमको मैंने बताया वो यही होगा कि वहां पे लेंथ मीटर में लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ क्या में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। जल्दी से इसको बना लो, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसको खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर हम लोग खत्म ही कर देंगे। अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, ये एक टॉपिक बचा है। उसके बाद थोड़ा सा कंडक्टेंस पढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस में क्या है वो पढ़ाऊंगा, फिर ये चैप्टर खत्म। और फिर हम मूव कर जाएंगे हमारे आखिरी चैप्टर इस टर्म का, जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। और सितंबर का मिड आते आते मुझे उम्मीद है कि पी ब्लॉक खत्म। सर सर रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है सेम होगा क्या? हाँ, दोनों के लिए सेम होगा, एग्जैक्टली। सर बस यूनिट चेंज हो जाएगा। हाँ, खाली यहाँ पे क्या होगा ना, यूनिट चेंज करना पड़ेगा। लेंथ को हम लोग लेंगे सेंटीमीटर में, जबकि वहां पे हम लोग लेते हैं मीटर में। ओके सर। और
सर बोलो। सर यहाँ पर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड हमेशा मतलब सेम ही होगा दोनों का। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड फिक्स होगा दोनों का। यस सर। गैल्वेनिक सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। गैल्वेनिक सेल के अंदर एक पतला एक मोटा हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दोनों का जो एरिया होगा इलेक्ट्रोड का बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोड का डीके नहीं होगा, ठीक है। डन सर। डन हो गया। यस सर। यस सर। तो प्लीज पढ़ के आपने उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होपफुली खत्म sir. करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर।